So the next topic is triple integrals. It is similar in the way like we evaluated the double integrals. There we had two variables. Now we have three variables. So means there we had the function of xy, not z. So the integration is with respect to x and y. So we have to decide what are the limits of y, what are the limits of x. We can evaluate this integration in any order, means we can evaluate it using x first then y, or using y first then x. So in the same way, now we have triple integrals, so we have one more variable. So overall we have three variables. So using the same concept, we can solve this in many manners. Like first we can integrate with respect to z, then with respect to y, then with respect to x, and other ways also. So we can change the order. So only thing, first we need to have the volume. The two double integral we have to calculate over the region. Similarly, the triple integration also, we have to have one region. Over that region we have to evaluate this. So in that region, what are the limits of z, what are the limits of y, what are the limits of the x. So there we had means we had two variables x and y. So the initial limits means the variable with respect to which we have to integrate first, that limits are in terms of other variables. Suppose हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो y की लिमिट्स क्या होती थी in terms of x. फिर आउटर लिमिट हमेशा कांस्टेंट होगी. सिमिलरली इन ट्रिपल इंटीग्रल आल्सो, जो अगर सपोज हमें z के रिस्पेक्ट में पहले करना है तो z की जो लिमिट्स होंगी वो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई होंगी. फिर सपोज हमें y के रिस्पेक्ट में करना है तो y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x होंगी, और लास्ट में x की लिमिट्स कांस्टेंट होंगी. क्लियर. और सपोज अगर हमें y के रिस्पेक्ट में पहले करना है तो y की लिमिट्स होंगी इन टर्म्स ऑफ एक्स जेड. फिर अगर सपोज हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो x की लिमिट होंगी z, और लास्ट में जो भी वेरिएबल होगा उसकी कांस्टेंट लिमिट होंगी. तो ये आपको याद रखना है कि जो भी लास्ट लिमिट्स होंगी वो कांस्टेंट होंगी, और जो इनिशियल वेरिएबल होगा उसकी लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ अदर टू वेरिएबल्स होगी. क्लियर. So the same concept, application of triple integrals. If the integrand is 1, means this function which we have to integrate is 1, then the triple integration dx dy dz will give you the volume of the region. Clear. जैसे हमें डबल इंटीग्रेशन में एरिया मिलता था, अगर फंक्शन जो इंटीग्रांड है वो 1 है तो हमें डबल इंटीग्रेशन dx dy क्या देते थे, उस रीजन का एरिया. सिमिलरली अगर इस ट्रिपल इंटीग्रेशन में फंक्शन 1 है, इंटीग्रांड 1 है, तो हमें जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है dx dy dz वो हमें क्या दे देगा, वॉल्यूम ऑफ द रीजन. ऐसी और भी कंडीशन है. अगर जो एफ एक्स वाई जेड है किसी डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ऑफ अ मास, तो जो जो ट्रिपल इंटीग्रल है वो हमें क्या देगा, मास ऑफ द सॉलिड. जो भी सॉलिड बनेगा मींस जो भी वॉल्यूम बनेगा उसका मास हमें मिल जाएगा. ऐसे ही एक्स बार वाई बार जेड बार जो हमें इस फॉर्मूले से कैलकुलेट होकर मिलेंगे वो सारे क्या दे देंगे हमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी. क्लियर. So now the evaluation of the triple integrals, like I told you, suppose अगर हमें z के रिस्पेक्ट में पहले करना है तो z की लिमिट्स होंगी एक्स वाई के टर्म्स में. फिर y को सपोज दूसरा ऑर्डर है y, तो y की लिमिट्स होंगी इन टर्म्स ऑफ x, और लास्ट में जो भी वेरिएबल होगा उसकी लिमिट्स होंगी कांस्टेंट. सो दिस इज वन वे कि हमने z की लिमिट लगाई, फिर y की लिमिट लगाई, फिर x की लिमिट लगाई. तो पहले हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में. सो देयर आर 6 पॉसिबल वेज इन विच अ ट्रिपल इंटीग्रल कैन बी इवेल्युएटेड. क्लियर. पहले हम z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. ऐसे ही हमारे और कॉम्बिनेशंस भी बनेंगे, पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, या पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में. ऐसे टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 6 कॉम्बिनेशंस. क्लियर. तो जो भी हमें कन्वीनियंट होगा या जो हमें इजीली इंटीग्रेशन दे देगा हम वो वे यूज करेंगे. सो वी चूज द वन विच इज सिंपल टू यूज, मींस दिस इंटीग्रेशन इज इजी टू इंटीग्रेट. क्लियर. सो देखिए, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जो भी रीजन आपको दिया है उससे एनी हाउ आप z की लिमिट्स निकाल लीजिए. क्योंकि देखिए डबल इंटीग्रेशन के आपने कई सारे केसेस पढ़ लिए हैं, तो अगर हम इस क्वेश्चन को जो ट्रिपल इंटीग्रेशन उसको डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो हम क्या करेंगे, जो भी ट्रिपल इंटीग्रेशन है उसमें पहले हम z की एनी हाउ लिमिट्स कैलकुलेट कर लेंगे. अगर हमें z की लिमिट मिल जाएंगी तो हम z की लिमिट अप्लाई करके उसके बाद जो इंटीग्रेशन बनेगा वो डबल इंटीग्रेशन बचेगा.
तो हम डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है कि कैसे सॉल्व करना है वो, तो वही आपको सॉल्व करना है. सो इवेलुएट दिस ट्रिपल इंटीग्रल. द फंक्शन इज y dx dy dz over t, where t is the region bounded by these surfaces. तो कई बार क्या होगा, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में z की डायरेक्ट लिमिट्स मिल जाएंगी, और जैसे अगर z की लिमिट्स हमें मिल रही हैं तो वी हैव मींस इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द इंटीग्रल. क्यों? z की लिमिट्स आप अप्लाई करिए, तो सॉल्व करने के बाद हमें जो बचेगा फंक्शन वो क्या होगा, एक्स वाई की टर्म्स में होगा, और वो क्या बन जाएगा, एक डबल इंटीग्रेशन. तो डबल इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना आता है. सो अगर हमें क्वेश्चन से z की लिमिट मिल जाए एनी हाउ, तो हमें रीजन ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं है. तो जैसे इस केस में देखिए x वेरी कर रहा है वाई स्क्वायर से y+2, और ये रिलेशन दी है z की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 से z इज इक्वल टू y+3. तो हेयर द वेरिएबल z वेरीज फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 टू y+3. इन दोनों इक्वेशन से हमें मिल गया कि z की वैल्यू मिल गई, लोअर लिमिट अपर लिमिट. तो हम ये वाली अप्लाई कर देते हैं, फिर सेकेंड वाली तो हमें यहाँ से मिल ही जाएगा डबल इंटीग्रेशन में. तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा वॉल्यूम बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, उस सॉलिड में रीजन, क्योंकि इसमें 3D में फिगर चलेगा, अभी तक हमारे पास 2D फिगर बन रहे थे रीजन के केस में, डबल इंटीग्रेशन के केस में वो 2D फिगर्स थे. अब हमारे पास ट्रिपल मींस 3D फिगर्स होंगे. उस 3D फिगर्स में अगर हम z को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब z की लिमिट्स अप्लाई कर देंगे, तो फिर हमें क्या करना है, उस 3D फिगर का प्रोजेक्शन लेना है एक्स वाई प्लेन में. तो जैसे ही हम प्रोजेक्शन ले लेंगे एक्स वाई प्लेन में, फिर केवल एक्स और वाई की लिमिट्स हमें अप्लाई करनी है डबल इंटीग्रेशन की तरह. ठीक है. तो वही इसमें लिखा है कि z की लिमिट्स हमें डायरेक्टली मिल गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 से y+3 तक. तो ये हमें z की लिमिट्स मिल गई, यानी ये हमारी इनिशियल लिमिट्स हो गई. प्लस नेक्स्ट अब जो फिगर बचा है उसको हम प्रोजेक्शन कर देंगे एक्स वाई प्लेन में. तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू y+2, ये प्रोजेक्शन होगा. सो द प्रोजेक्शन ऑफ t ऑन द एक्स वाई प्लेन इज द region bounded by the curve x is equal to y square and x is equal to y+2. अब तो ये दोनों फिगर हमें ड्रॉ करने हैं. तो ये दोनों फिगर ड्रॉ करने आपको आते हैं. x is equal to y square, इट मींस पैराबोला होगा. तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसा बनेगा. और x is equal to y+2, ये एक लाइन होगी. तो अगर y को 0 रखेंगे तो लाइन होगा 0 0 2, यानी यहाँ. और अगर x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -2. तो वो क्या होगा, सॉरी, x को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू होगी -2, यानी यहाँ होगा. यहाँ कहीं पॉइंट होगा. और दूसरा अगर y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 2 होगी, तो ये वो यहाँ कहीं होगा. तो यानी वो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी. क्लियर? तो जैसी, तो आपको एनी हाउ करना क्या है, अगर क्वेश्चन से हमें z की लिमिट मिल जाती है तो हम z की लिमिट अप्लाई कर देंगे, फिर जो क्वेश्चन बचेगा वो एक्स वाई प्लेन में बचेगा, जो वो डबल इंटीग्रेशन की तरह हम सॉल्व कर सकते हैं. तो अगर ये पार्ट हो गया है तो फिर आप चेक कर लीजिए कि इसमें लिमिट्स क्या है. तो इसमें फिर आप वही x और मींस जैसे स्ट्रिप बना के हम सॉल्व करते थे डबल इंटीग्रेशन, उस तरह से सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज आपको फिगर से दिख रहा है कि x की वैल्यू वाई स्क्वायर से लेकर y+2 तक है, यानी ये वाला रीजन है. क्लियर? तो देखिए कैसा फिगर बनेगा, मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपको समझाने के लिए. तो z की लिमिट आपको मिल गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 टू y+3. वो आपने अप्लाई कर दी पहले, जो भी फंक्शन था z के रिस्पेक्ट में. अब इसके सॉल्व करने के बाद मैंने इसे सॉल्व किया, तो z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, z आएगा, क्योंकि y हमारा कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू z. तो z की अपर लिमिट y+3 माइनस लोअर लिमिट, सो y+3 माइनस लोअर लिमिट. अब इसको सॉल्व किया तो आपको क्या, ये पूरा फंक्शन किस में हो गया, एक्स वाई में. ये हमारा नया फंक्शन हो गया, और इसको हमें एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. तो ये हमारा डबल इंटीग्रेशन हो गया. तो डबल इंटीग्रेशन की लिमिट्स हम चेक कर लेते हैं. तो z को रिड्यूस करके जो हमारा कर्व बचे वो क्या है, एक तो ये है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और दूसरा है x इज इक्वल टू y+2. तो वो फिगर क्या बनेगा, ये हो गया आपका एक्सिस, ये हो गया पैराबोला, और ये हो गई वो लाइन. क्लियर? सो मीन्स ये से टच करेगा और वो लाइन इस तरह से बनेगी. क्लियर? और ये है हमारा एक्स एक्सिस. तो ये हमारा जो फिगर बना मीन्स एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से y+2 तक, यानी ये फिगर बनेगा.
ठीक है, ये वाला कर्व होगा। तो ये वाले कर्व पर आप देख लीजिए कि हमारे पास लिमिट्स क्या है। तो लिमिट्स चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें देखिए पहले अगर हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि एक्स की डायरेक्ट लिमिट मिल रही है, तो एक्स के पैरेलल आपने स्ट्रिप बनाया, तो लोअर लिमिट तो हमें इस पैराबोला से मिलेगी। तो पैराबोला पर एक्स की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमें इस लाइन से मिल रहा है, तो इस लाइन पर एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है इस लाइन पर, वाई प्लस टू, तो ये हो गया वाई प्लस टू। तो इस रीजन में आप चेक कर लेते हैं कि वाई की टोटल लिमिट्स क्या है। तो वाई मिनिमम ये है, ये पॉइंट, और मैक्सिमम यहां तक जा रहा है। क्लियर। सो इस पॉइंट को कैसे मिलेगा हमें y की वैल्यू, ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक लाइन है x इज इक्वल टू वाई प्लस टू और दूसरा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, यानी या तो x की जगह वाई स्क्वायर यहाँ रख दीजिए या x की जगह वाई प्लस टू इस इक्वेशन में रख दीजिए। तो दोनों से हमें क्या है, दो एक इक्वेशन मिलेगी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो हमें दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा ये वाला जो यहाँ पर y -1 है, और दूसरा ये वाला जहां पर y2 आएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि दीज टू कर्व्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट 1 -1 एंड 4 2। जैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने का मतलब है एक से वैल्यू दूसरे में रख दीजिए, तो x की वैल्यू वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर रख दीजिए, तो ये इक्वेशन बनेगी वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, मीन्स विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। तो इसको सॉल्व करोगे तो y की दो वैल्यूज मिलेंगी, और वो y की दो वैल्यूज आप इस इक्वेशन में रखोगे तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी। तो वो पॉइंट्स क्या मिले हैं, 1 -1 4 2। तो एक ये पॉइंट यहाँ पर वैल्यू जो पॉइंट है वो है क्या है 1 -1, और दूसरा है 4 2। तो y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1, और यहाँ पर y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 4। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो y वेरीज फ्रॉम -1 टू 2। तो एनी हाउ आपको करना क्या है, z की लिमिट्स मिल जाए तो z की लिमिट्स अप्लाई कीजिए, फिर जो फिगर बचे उसको 2D की तरह आपको सॉल्व करना है। और अदरवाइज आपको फिगर अगर नहीं भी बनाना है तो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ से आपको z की वैल्यू मिली, आपने ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद ये मिला। अब देखिए इससे x वेरी कर रहा है वाई स्क्वायर से वाई प्लस टू, तो वो लिमिट्स किसकी हो गई, वाई स्क्वायर से वाई प्लस टू एक्स की लिमिट। फिर जो y बचा वो आपने देख लिया, वो कितना बचा -1 से 2। क्लियर, -1 से 2। तो ये आपकी टोटल लिमिट्स आ गई। तो उसी ऑर्डर में आपको ऑपरेट करना है। तो पहले z के रिस्पेक्ट में किया, फिर x के रिस्पेक्ट में किया। कांस्टेंट लिमिट किसकी होनी चाहिए, जो लास्ट वेरिएबल होगा, यानी यहाँ y है, तो पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में। सॉल्व कर दीजिए, इजी पॉलिनोमियल है, इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 837/60। अब देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट लिमिट्स दी हैं, तो रीजन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है किस वेरिएबल की कौन सी लिमिट्स है। तो देखिए पहला वाला जो है वो इन टर्म्स ऑफ x है, तो या तो ये z की लिमिट्स है या y की लिमिट्स है। क्लियर, लेकिन वाई स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, यानी ये लिमिट किसकी है, या तो x की है या z की है। क्लियर, फिर यानी आप जब ये वाली लिमिट ऑपरेट करोगे, चाहे वो x की हो चाहे z की, जब इंटीग्रेट करोगे तो ये लिमिट जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो फंक्शन है वो किसके टर्म्स में बचेगा, y के टर्म्स में। यानी लास्ट वाला इंटीग्रेशन किसके टर्म्स में होना चाहिए, y के टर्म्स में होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर दिस इंटीग्रेशन एंड सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स यू विल गेट अ फंक्शन इन y। तो y में यानी यहाँ पर आके हमारे पास y का फंक्शन मिलेगा। तो y का फंक्शन मिलेगा, दैट मीन्स ये किसकी लिमिट होना चाहिए, y की लिमिट होना चाहिए, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। क्लियर, तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी लिमिट किसकी है। क्लियर, तो फर्स्ट वाली लिमिट, क्योंकि ये x की तो नहीं हो सकती है, यानी x इन दोनों में से एक होगा, क्योंकि ये x के टर्म्स में या तो ये y की लिमिट है या z की लिमिट है। लेकिन क्योंकि यहाँ और तो यानी और अब ये वाला y के टर्म्स में है, तो क्योंकि ये z या y के टर्म्स में है तो ये वाला फंक्शन x और z के टर्म्स में होगा। लेकिन जब ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो लास्ट वाला फंक्शन y के फंक्शन में होगा, तो वो y की लिमिट होना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया, ये y की लिमिट्स हो गई। क्लियर, अगर ये y की लिमिट्स हैं तो ये वाला फंक्शन जो x के टर्म्स में था, जो हम कह रहे थे या तो z की लिमिट है या y की लिमिट है, तो ये y की नहीं हो सकती है, तो किसकी है, z की। तो ये z की लिमिट हो गई, फिर और लास्ट वाली किसकी थी, y की, तो बीच वाली किसकी होगी, x की लिमिट होगी। क्लियर, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो पहले आपने z के रिस्पेक्ट में किया, तो z के रिस्पेक्ट में क्योंकि फंक्शन x है तो को कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू z, तो इंटीग्रेशन x एज इट इज, z का dz का इंटीग्रेशन क्या हो गया, z लिमिट्स हो गई 0 to 1 - x। अप्लाई कीजिए, ये फंक्शन बचा। अब जो लिमिट है वो x की है, तो इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ y है ना,
तो अब दो वेरिएबल बचे एक्स एंड वाई, तो ये किसकी लिमिट्स होंगी? इन टर्म्स ऑफ वाई है तो एक्स की लिमिट होंगी, तो अब आपको किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3, ये आपके इंटीग्रेशन लिमिट्स अप्लाई की, टोटल फंक्शन किस में आ गया? वाई में। अब लास्ट में आपको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और 0 से 1 लिमिट अप्लाई करके आपको आंसर मिलेगा। अब इस पे तो बिल्कुल क्लियर है क्योंकि लिख भी आए z इज इक्वल टू 0 टू दिस फंक्शन, अदरवाइज अगर लिखा भी नहीं होता z इज इक्वल टू 0 टू, केवल लिखा है 0 टू दिस फंक्शन, तो ये फंक्शन में क्या है? x भी इन्वॉल्व है, y भी इन्वॉल्व है, दैट मींस दिस इज z लिमिट्स। क्लियर? दीज आर z लिमिट्स। और जब ये और अगर ये z की हैं तो नेक्स्ट वाला जो फंक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ x है, तो वो किसके टर्म्स में होगा? y के टर्म्स में होगा। क्लियर? z की लिमिट्स ये फाइनल हो गई क्योंकि x और y के टर्म्स में, इसलिए z की लिमिट हो गई। ये इन टर्म्स ऑफ x है तो यानी दूसरा वेरिएबल क्या बचा? y के टर्म्स में, तो लास्ट वाली किसकी हो जाएंगी? x की। सिंपल इंटीग्रेशन है। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा? क्योंकि z की लिमिट्स है तो z x y z है फंक्शन, तो x y तो कांस्टेंट हो गया, z का क्या आ गया? z स्क्वायर बाय 2, लिमिट्स अप्लाई की, फंक्शन आ गया ये। अब आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है? ये y की लिमिट है तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो इस फंक्शन को आपने y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, लिमिट अप्लाई की, लास्ट में टोटल फंक्शन x में, फिर से इसको इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट्स लगाई 0 टू 1, वो आपका आंसर आ जाए। ये भी देखिए z और x है, यानी ये किसकी लिमिट्स हो गई? y की। फिर y हट गया, अब बचा क्या? x एंड z, और ये z के टर्म्स में, यानी ये किसकी लिमिट होंगी? x की, और लास्ट वाली किसके रिस्पेक्ट में होंगी? z की। तो ऑर्डर होगा पहले y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। इजीली इंटीग्रेबल है। अगेन पहली लिमिट 0 से x प्लस वाई, ये किसकी लिमिट होंगी? z की, क्योंकि x और y दोनों इन्वॉल्व है। अब बच्चे कितने वेरिएबल? x एंड y, तो ये वाली लिमिट्स है इन टर्म्स ऑफ x, तो किसकी लिमिट्स होंगी? y की, और लास्ट वाली x की। तो बस ऑर्डर डिसाइड कीजिए और इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है? इंटीग्रेट कैसे करना है? e टू द पावर एक्स वाई इंटू e टू द पावर z, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में पहले करना है, तो e टू द पावर z का फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन e टू द पावर z, बाकी e टू द पावर एक्स प्लस वाई कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू z एज इट इज, लिमिट अप्लाई कीजिए, फंक्शन बनाइए, फिर से इंटीग्रेट कीजिए। बस इंटीग्रेशन है और कुछ नहीं, नॉर्मल इंटीग्रेशन। ये कांस्टेंट है लिमिट्स तीनों, तो आप किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? इन्होंने पहले x के रिस्पेक्ट में किया है, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में, आप ऑर्डर चेंज भी कर सकते हो क्योंकि कांस्टेंट लिमिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या? नेक्स्ट फिर से ये किसकी लिमिट्स हैं? क्योंकि x और y के टर्म्स में, तो पहली लिमिट किसकी होगी? z की, दूसरा x के टर्म्स में है तो किसकी लिमिट होंगी? y की, और तीसरा किस लास्ट वाला कांस्टेंट लिमिट x के रिस्पेक्ट में। ठीक है? पहले आपको यही डिसाइड करना है किसकी लिमिट्स क्या है। ये x और y के टर्म्स में, यानी ये z की लिमिट्स हो गई। अब बच्चे दो वेरिएबल x एंड y, तो ये क्योंकि x के टर्म्स में सेकंड लिमिट, इसलिए वो किसकी लिमिट्स होंगी? y की, तो y की लिमिट्स होगी, और लास्ट वाला वेरिएबल क्या बचा? x, वो कांस्टेंट लिमिट हो गई। बस इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो फंक्शन है ये, पहले आपको किसके रिस्पेक्ट में करना है? z के रिस्पेक्ट में, तो क्योंकि z एक ही टर्म है, बाकी सब तो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू z, तो ये हो गया इस टाइप से, इन्होंने पावर लिख लिया -3, तो केवल पावर का होगा -3 प्लस 1 बाई, और डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1। क्लियर? और फंक्शन का एज इट इज, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1। लिमिट सप्लाई कीजिए, इंटीग्रेट कीजिए। नेक्स्ट इसमें तीन वेरिएबल्स हैं, r थीटा फाई। सो क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाकी स्फेरिकल, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में किसकी क्या लिमिट होती है? जो थीटा होता है वो 0 से 2 पाई होता है, जो फाई होता है 0 से पाई होता है, बाकी r आपकी अदर वेरिएबल है, तो दो तो एंगल है। तो एक्चुअली इसको हम जब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट डिस्कस करेंगे तब हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी अभी के लिए आप ये केवल समझिए कि हमारे पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यानी r थीटा फाई अगर फंक्शन होता है, तो जो थीटा वेरिएबल होता है वो थीटा वेरिएबल की लिमिट्स होती हैं 0 से 2 पाई, फाई की लिमिट होती है 0 से पाई, और बाकी थर्ड वाली किसकी लिमिट होंगी? r की लिमिट होंगी। तो यानी पहली वाली r की लिमिट है, दूसरी वाली थीटा की लिमिट है, और तीसरी वाली फाई की लिमिट है। तो आप उस ऑर्डर में उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा? r के रिस्पेक्ट में, तो r टू द पावर 4 है, इसलिए r टू द पावर 4 का r टू द पावर 5 बाय 5, r की लिमिट्स लगाई, ये फंक्शन आया। आप 0 टू पाई किसकी लिमिट है? थीटा की, तो थीटा के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो थीटा तो एक ही सारी टर्म कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो केवल क्या आएगा? थीटा। तो थीटा का क्या होगा? पाई माइनस
तो मैं आपको एक बार स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आपको बता देता हूँ। देखिए ये है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई जेड कार्टेशियन फॉर्म में अगर कोई पॉइंट है एक्स वाई, सपोज ये है, तो इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, इसमें के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा फाई। तो थीटा तो एक्स वाई प्लेन में जो रोटेशन जो एंगल बनेगा वो होगा, सो उस थीटा की लिमिट क्या होती है 0 से 2 पाई। और जो ये फाई होता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ रेंज तक जाता है, तो वो क्या होता है फाई 0 से फाई, सॉरी 0 से पाई। तो ये थीटा फाई की लिमिट होगी। बाकी आर जो है वो आपका 0 से लेकर इस पॉइंट तक कितना भी वेरी कर सकता है। ठीक है, तो ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो ये लिमिट्स आपकी लिखी हुई है, यही आपको यूज करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट कर लेंगे कि थीटा 0 से 2 पाई और फाई 0 से पाई टोटल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। तो देखिए इसमें सेकंड जो है वो क्या है फाई, थीटा 0 से 2 पाई है, तो दूसरा वाला ऑर्डर के फाई के रिस्पेक्ट में करना है आप, क्योंकि फाई की लिमिट क्या है 0 से फाई स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में। तो 0 से फाई आपने 0 से पाई और फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो साइन फाई क्या है, फाई का फंक्शन है, तो माइनस साइन फाई का क्या हो जाएगा माइनस कॉस फाई, सॉरी साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस माइनस कॉस फाई, और 0 से पाई लिमिट अप्लाई कर दीजिए। फिर जो भी फंक्शन बचा वो क्या बचा थीटा के टर्म्स में, मतलब अब थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए और लिमिट अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये फॉर्म अभी भूल जाइए, अभी केवल आपको ये पता है ट्रिपल इवेलुएट द ट्रिपल इंटीग्रेशन दिस ओवर द फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ स्फीयर दिस। तो अगर स्फीयर की हम बात करते हैं तो कितने ऑक्टेंट बनेंगे, 1/8 पार्ट आपको बनाना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे ऑक्टेंट, मतलब मींस आउट ऑफ 8 पार्ट आपको 1 पार्ट को सिलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द स्फीयर दिस। सो आपको इसी इक्वेशन से तीनों की लिमिट मिलेगी। अब आपको क्या करना है, पहले z की लिमिट निकालेंगे, तो z की क्या होगी, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो z की वैल्यू क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हम एक ही ऑक्टेंट की बात करें, फर्स्ट ऑक्टेंट पूरे स्क्वायर की होती तो माइनस से प्लस चलता, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें तो 0 से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिमिट हो जाएगी। तो पहली लिमिट क्या होगी, 0 से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक ही ऑक्टेंट की बात करें पॉजिटिव ऑक्टेंट की। अदरवाइज माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक ये जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप इसी इक्वेशन से हमें बाकी लिमिट्स निकालने हैं, तो बाकी लिमिट्स के लिए क्या होगा, आप z को एलिमिनेट कर दिए, क्योंकि आप स्फीयर का प्रोजेक्शन लोगे एक्स वाई प्लेन में, जो स्फीयर था 3D में, आप उस 3D फिगर को आपको 2D में कन्वर्ट करना है, तो आपको प्रोजेक्शन लगेगा ऑन दी एक्स वाई प्लेन, तो आपको z एलिमिनेट हो जाएगा, z 0 हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब आपका वो सर्कल पे, अगर आप ऊपर से देखोगे भी, अगर वही बॉल है, उस बॉल को आप, बॉल एक 3D फिगर है, तो बॉल को आप ऊपर से प्रेस करोगे सरफेस पर, तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। अगर आप प्रोजेक्शन लोगे स्फीयर का, अगर स्फीयर को आप बहुत हाइट से देखोगे, तो स्फीयर आपको क्या दिखेगा, ऊपर से बॉल आपको बहुत हाइट से देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखेगा अर्थ सरफेस पर। ठीक है, तो वही प्रोजेक्शन होता है कि आपने उस बॉल को ऊपर से दबाया एक्स वाई प्लेन पर, तो क्या बनेगा, एक सर्कल। तो z को एलिमिनेट कर दिया, तो z को एलिमिनेट करने के क्या बचा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इससे y की लिमिट निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगेन पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात करें, फर्स्ट ऑक्टेंट, तो 0 से कहां तक हो जाएगा वो, 0 से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से वो सेकेंड लिमिट हो जाएगी। फिर लास्ट में x बचा, तो x उस रीजन में, क्योंकि अब क्या है, स्फीयर को आपने सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है, तो सर्कल में अगर आप देखा जाए तो x कितना वेरी करेगा, 0 से a तक वेरी करेगा फर्स्ट ऑक्टेंट में। ठीक है, अब आपका क्या किया, मींस जैसे मैंने आपको बोला था कि आपको क्या करना है, पूरे ट्रिपल इंटीग्रेशन में एनी हाउ z की लिमिट निकालनी है। तो ये इक्वेशन दी है, इससे z की लिमिट मिल जाएंगी। z के लिए इसे सॉल्व करो, तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब z स्क्वायर है, और फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें तो अभी इसको और सॉल्व करो, तो z की वैल्यू क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेंट की बात करें तो 0 से लेकर प्लस नंबर तक ये जाएगा। अब इसको प्रोजेक्शन ले लिए, क्योंकि एक्स वाई प्लेन की अब बात कर रहे हैं, तो z एलिमिनेट हो गया,
क्या बचा, केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, एक सर्कल 2D में एक सर्कल बनेगा। अब इस सर्कल को आपको पता है कि कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये डबल इंटीग्रेशन हो गया। तो डबल इंटीग्रेशन में आप क्या करोगे, इसमें क्या है, y कितना वेरी कर रहा है, यानी फर्स्ट ऑक्टेन की क्योंकि हम बात करें तो यानी एक पार्ट होगा। तो एक पार्ट में अगर हम देखें तो y के रिस्पेक्ट में आप इसको ये बनाइए। अगर पूरा स्फेयर होता तो पूरा सर्कल होता, लेकिन हम क्या करें, उस स्फेयर का एक ऑक्टेंट मतलब 1/8 पार्ट ले रहे हैं, तो 1/8 पार्ट यही बनेगा। तो इसको अगर हम y की मिनिमम वैल्यू देखें तो 0 और मैक्सिमम कहां जा रहा है, इस सर्कल तक। वो सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इससे y की वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव ऑक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो हमारी लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस रीजन में इस पार्ट में x कितना वेरी कर रहा है, 0 से लेकर रेडियस तक, यहाँ पॉइंट तक। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, a। तो थर्ड वाला क्या हो जाएगा, 0 टू a। तो या तो आप इस तरीके से करिए या डायरेक्ट आपको आप इससे लिमिट निकालिए। पहले z को एलिमिनेट करिए, पहले z की लिमिट निकालिए, z को एलिमिनेट कर दीजिए, फिर x और y में इक्वेशन बची, उस y को एलिमिनेट करिए तो x की लिमिट मिल जाएगी आपको। तो बस ऑर्डर है, पहले आपने z के रिस्पेक्ट में किया, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में। तो ये इंटीग्रेशन है। तो क्योंकि z के रिस्पेक्ट में करना है तो बाकी सब कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू z। तो आपका ये क्या बना, ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर टाइप से इंटीग्रेशन हुआ। स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स z बाय x बाय a, उस टाइप से इंटीग्रेशन होगा। तो आपने क्या किया, इसको टी स्क्वायर ले लिया, तो ये बना साइन इनवर्स z बाय टी। आपने लिमिट अप्लाई की 0 टू t, तो अब ये साइन इनवर्स में कन्वर्ट हुआ। अब g बाई डी एक्स टोटल 2 में बना, तो अब y की लिमिट्स है तो y के रिस्पेक्ट में पहले करोगे तो y आ गया, क्योंकि y का कोई फंक्शन नहीं है तो dy का इंटीग्रेशन y, लिमिट्स अप्लाई की, ये फंक्शन बचा। इस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन पता है विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यही देखिए उस फिगर में समझा है कि ये स्फीयर का 1/8 पार्ट है, 1 ऑक्टेंट इन द पॉजिटिव। क्लियर, आप उस बॉल को आपने क्या किया, एक बॉल को 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। पहले उस बॉल को हेमिस्फीयर बनाया, मींस बीच में से काट दिया पूरा हाफ। अब उस हाफ में से फिर से हाफ किया और उसका भी हाफ, दैट इज 1/8 पार्ट ऑक्टेंट। तो वो XYZ पिल में इस तरह से एक आपको एक पीस मिलेगा। क्लियर, ये आपको पीस मिला। उस पीस में आपकी आउटर लेयर जो है वो ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आउटर लेयर है तो इससे जेड की लिमिट मिलेंगी। और जैसे ही जेड को एलिमिनेट किया तो उसका प्रोजेक्शन आप एक्स वाई प्लेन में, अगर इस टुकड़े को आप ऊपर से दबाएंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे ऑन दी एक्स वाई प्लेन, तो वो क्या मिलेगा, एक इस टाइप से आपको एक एंगल ट्राइंगल टाइप का मिलेगा। ट्राइंगल मीन्स 2 साइड्स तो आपको ये मिलेगी और बाकी जो आउटर लेयर है वो आपकी ऐसे प्रेस होगी कर्व के। तो आपको सर्कल का एक पार्ट मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस केस में तीनों कांस्टेंट लिमिट है तो आप किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हो, एक्स वाई जेड, वाई एक्स जेड, जेड एक्स वाई, किसी भी ऑर्डर में यू विल गेट दी सेम आंसर। इसमें 0 से लेकर x प्लस वाई है, यानी ये किसकी लिमिट हो गई, z की लिमिट, क्योंकि x और y दोनों इन्वॉल्व हैं। फिर ये बाकी वेरिएबल क्या बचे, x और y। तो दूसरा वाला इन टर्म्स ऑफ y लिमिट्स है, यानी वो किसकी लिमिट होंगी, x की लिमिट होंगी, तो दूसरी वाली होगी x की लिमिट, और थर्ड वाली बचा y की लिमिट। तो पहले z के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करोगे। तो पहले z के रिस्पेक्ट में किया, फिर y के रिस्पेक्ट में किया, सॉरी x के रिस्पेक्ट में किया, फिर y के रिस्पेक्ट में किया। इसमें भी तीनों लिमिट्स दी हैं। देखिए z की वैल्यू दी है 0 से लेकर x प्लस वाई, y की वैल्यू दी है 0 से x स्क्वायर, और x की वैल्यू दी है 0 से 1। तो आपको ऑर्डर भी यही रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जो कांस्टेंट लिमिट होंगी वो लास्ट में होना चाहिए। तो x की लिमिट कांस्टेंट दी है, इसलिए x सबसे लास्ट में होगा 0 टू 1। फिर क्योंकि z की लिमिट में दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व है, इसलिए पहले z के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा। तो पहली लिमिट होगी 0 से x प्लस वाई, फिर y की लिमिट केवल x के टर्म्स में है, तो दूसरा वाला y के रिस्पेक्ट में, तीसरा वाला z के रिस्पेक्ट, सॉरी x के रिस्पेक्ट में। ये ऑर्डर होना चाहिए। इंटीग्रेट करना आपको आता है कि कैसे करना है। जब भी हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो बाकी वेरिएबल को हमें कांस्टेंट रखना है। तो केवल x का x कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू जेड। 2y भी कांस्टेंट है तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2y/z, और z का क्या हो जाएगा, z²/2। इसी तरह से आपको इंटीग्रेट करना है। से इसमें 0 से एक्स वाई का फंक्शन है, यानी ये z की लिमिट हो गई, दूसरी वाली y की लिमिट हो गई, और लास्ट वाली x की लिमिट हो गई। इसमें तीनों कांस्टेंट लिमिट है एक्स वाई जेड, तो किसी भी ऑर्डर में आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी कांस्टेंट लिमिट है, किसी भी ऑर्डर में आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें देखिए x और z दोनों के टर्म्स में है, तो यानी ये किसकी लिमिट होगी, y की लिमिट होगी।
क्योंकि लिमिट्स x और z के टर्म्स में है, इसलिए लिमिट किसकी होगी, y की। और अब बचे क्या वेरिएबल, x और z। तो दूसरा वाले लिमिट z के टर्म्स में है, यानी वो किसकी लिमिट होगी, x की लिमिट होगी। और लास्ट वाली किसके रिस्पेक्ट में होगी, z। तो z x y, तो पहले y के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर x के रिस्पेक्ट में, फिर z के रिस्पेक्ट में। ऐसे ये भी पहले एक्स वाई के टर्म्स में, z की लिमिट, y की लिमिट, x की लिमिट। ये कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। नाउ चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन इंटीग्रल्स। सो चेंज ऑफ वेरिएबल्स ऑफ इंटीग्रल्स, एक फॉर्म तो हम पोलर फॉर्म तो पढ़ चुके हैं। तो डबल इंटीग्रल्स में क्या होगा, या ट्रिपल इंटीग्रेशन, हम कुछ वेरिएबल्स को चेंज करेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे आपने इंटीग्रेशन दिया होगा, सिंपल इंटीग्रेशन, तो उसमें हम वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। तो सेम वही है चेंज ऑफ वेरिएबल्स, यानी हमारे ओरिजिनल वेरिएबल की जगह हम दूसरे वेरिएबल्स यूज करेंगे, सो दैट हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाए। क्लियर। सो डबल इंटीग्रेशन में अगर हम बात करें, अगर हमारे ओरिजिनल वेरिएबल एक्स वाई है कार्टेशियन फॉर्म में, और सपोज x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू बी, वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू बी दिया है, तो यानी एक्स वाई प्लेन की जगह अब हमारा नया प्लेन क्या हो गया है, यू वी प्लेन। क्लियर क्लियर। द ओरिजिनल रीजन इज इन एक्स वाई टर्म्स, बट एक्स वाई की वैल्यू दी है हमें यू वी के टर्म्स में, सो द न्यू रीजन विल बी इन यू वी प्लेन। तो अब हमें क्या करना है, एक्स वाई से यू वी में स्विच करना है, तो कैसे इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा वो हमें चेक करना है। तो जब भी क्या होगा, जैसे आपको डबल इंटीग्रेशन दिया है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, अगर हमें यू वी प्लेन में चेंज करना है, तो एक्स की जगह मतलब फंक्शन ऑफ यू वी, वाई की जगह फंक्शन ऑफ यू वी, और डी एक्स डी वाई की जगह हम क्या लिखते हैं, जैकोबियन डी यू डी वी, यानी जो दो नए वेरिएबल्स हैं। आपने क्या किया, ओरिजिनल वेरिएबल थे एक्स वाई, इनको चेंज करना है हमें यू वी में। तो आपने जैकोबियन, अगर मैंने बताया था कि जैकोबियन में कैसे चेंज होता है, व्हाट इज जैकोबियन, तो एक्स वाई को हमें यूवी में चेंज करना है, तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कैसे चेंज होगा, तो जब भी एक्स वाई को यूवी में चेंज करना है, तो जो डी एक्स डी वाई है, जो इंटीग्रेशन है डी एक्स डी वाई, वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैकोबियन डी यू डी वी। क्लियर। आप डी यू डी वी तो हो गया, यानी आपने डी एक्स डी वाई को डी यू डी वी में चेंज कर दिया, यानी एक्स वाई इंटीग्रेशन को यू वी इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया। अब आपको जैकोबियन की वैल्यू निकालनी है। जैकोबियन आपको पता है कैसे निकालते हैं, व्हाट इज जैकोबियन, हमने अब लास्ट यूनिट में पढ़ा था, व्हाट इज जैकोबियन। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू वी इज इक्वल टू डेल एक्स डेल यू, डेल एक्स डेल वी, डेल वाई डेल यू, डेल वाई डेल वी। इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करना है। इस डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जैकोबियन वैल्यू, बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस जैकोबियन या इज दिस डिटरमिनेंट। तो जो भी डिटरमिनेंट आएगा उसका पॉजिटिव साइन लेना है आपको। सो जैकोबियन ऑफ दिस डिटरमिनेंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जैकोबियन ऑफ दिस डिटरमिनेंट इनटू डी यू डी वी, ये आपका चेंज हो गया। तो यानी फंक्शन आपने क्या चेंज कर दिया, एक्स और वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके यू वी में चेंज कर दिया फंक्शन, और डी एक्स डी वाई की जगह क्या आपने क्या रख दिया, जैकोबियन यू डी वी। सो जैकोबियन डी यू डी वी, जैकोबियन की तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी या जो भी वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, वो आपके यहाँ इन टर्म्स ऑफ यूवी, तो वो फंक्शन में ही इंक्लूड हो जाएंगे। तो अब टोटल फंक्शन यूवी में है और वेरिएबल्स हैं यू एंड वी, सो इनकी लिमिट्स आपको फाइंड आउट करना है। तो ओरिजिनल रीजन था आर एक्स वाई प्लेन में, अब नेक्स्ट यूवी में वो प्लेन आर डैश, मतलब कोई नया रीजन आएगा, उस रीजन से हमें क्या करना है, यू और वी की लिमिट्स निकालनी है, फिर इंटीग्रेट करना है। दिस इज चेंज ऑफ वेरिएबल्स इन डबल इंटीग्रेशन। सिमिलरली जैसे एग्जांपल भी इन्होंने दिया है, इफ वी चेंज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर सपोज हम पोलर कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू क्या होती है, आर कॉस थीटा, y की वैल्यू क्या होती है, आर साइन थीटा, और r की लिमिट सपोज r1 r2 है, और थीटा की लिमिट सपोज थीटा1 थीटा2 है। तो डबल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स वाई किस में कन्वर्ट होगा, एफ ऑफ आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू क्या होगा, जैकोबियन डी आर डी थीटा। और जैकोबियन की वैल्यू अगर आप चेक करोगे, डेल एक्स ओवर डेल आर, डेल एक्स ओवर डेल थीटा, डेल वाई ओवर डेल आर, डेल वाई ओवर डेल थीटा, इसको सॉल्व करोगे तो वो क्या मिलेगी, आर। तो ये क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो आर डी थीटा, और जो भी आर कॉस थीटा और साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करने के बाद फंक्शन किसमें हो गया, आर और थीटा में कन्वर्ट, यानी वो नया फंक्शन। बस अब हमें इसमें आर और थीटा की लिमिट्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रेशन when x is in terms of uvw, y is in terms of uvw, z is in terms of uvw, तो इस केस में भी वही है, f of x y z dx dy dz। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन आप कैसे चेंज करोगे, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ uvw, y की वैल्यू रख दीजिए, z की वैल्यू रख दीजिए, और dx dy dz किस में चेंज हो जाएंगे, जैकोबियन
du dv dw, और जैकोबियन क्या है, ट्रिपल वेरिएबल्स में क्या होता है, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। तो पहले x को यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, y को यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, z को यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपको यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ये पूरा फंक्शन यू वी डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया, आपको यू वी डब्ल्यू की लिमिट्स निकालनी है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल भी दिया है, व्हेन वी चेंज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टू सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो x की वैल्यू सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, तो x की वैल्यू होती है r cos थीटा, y की वैल्यू होती है r sin थीटा, और z की वैल्यू z होती है। दीज आर सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे जैकोबियन का, तो वो मिलेगा r, तो dx dy dz किस में चेंज हो जाएगा, r dr d थीटा dz। क्लियर, तो ये फंक्शन हो गया। ऐसे ही कार्टेशियन फॉर्म को अगर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं, ये वाला फिगर है, ये कोई पॉइंट है, तो कार्टेशियन फॉर्म में x y z ये किसका कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है, r थीटा फाई। थीटा एक्स वाई प्लेन का एंगल होता है, और फाई जेड एक्सिस से, एक्स वाई प्लेन का जेड एक्सिस से एंगल होता है। सिमिलरली मींस अगर हम इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट करते हैं, तो फाई हम यूज नहीं करते, केवल जेड को जेड यूज करते हैं, बाकी एक्स वाई प्लेन को हम आर थीटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसमें ये लिमिट्स आपको याद रखनी है, क्या होनी है, देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में एक्स की वैल्यू होती है आर साइन फाई कॉस थीटा, वाई की वैल्यू आर साइन फाई साइन थीटा, जेड की वैल्यू आर कॉस फाई, और जो थीटा होता है वो 0 से 2 पाई तक वेरी करता है, और जो फाई होता है वो 0 से पाई तक वेरी करता है। अगर पूरा स्फेयर है, फुल स्फेयर, तो इस पूरे इसमें लिमिट्स होती है 0 से 2 पाई थीटा एंड 0 से पाई फाई। अगर ये हेमीस्फेयर है तो ये केवल हाफ हो जाता है, थीटा पूरा होता है, क्योंकि हेमीस्फेयर में एक्स वाई प्लेन तो पूरा होता है, केवल जेड को आपने हाफ कर दिया है। तो जेड को हाफ कर दिया है, यानी फाई एंगल जो है वो पाई से पाई की जगह पाई बाई 2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, क्योंकि अभी अगर आप स्फेयर को हाफ करोगे, हेमी स्फेयर में कन्वर्ट करोगे, तो नीचे वाला सर्कल तो पूरा आएगा, यानी एक्स वाई प्लेन में तो पूरा एंगल बनेगा, सो 0 से 2 पाई वो तो सेम रहता है, लेकिन क्योंकि जेड आपने हाफ कर दिया है, आधा कट कर दिया है उसे, तो फाई की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो इनिशियली फुल स्फेयर में 0 से पाई होती है, हाफ स्फेयर में 0 से पाई बाय 2 होती है। जैकोबियन को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी आर स्क्वायर साइन फाई। तो जो भी ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा dx dy dz, उसकी वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, आर स्क्वायर साइन फाई डी आर डी थीटा डी फाई। अब आपको आर थीटा फाई की वैल्यूज रखनी है, वो ये लिमिट्स मिलेंगे। तो थीटा और फाई की तो यहाँ से मिल जाएंगे, आर की आपको सॉल्व करना पड़ेगी। सो इन सारे फॉर्मुलेशन को हमें यूज करके इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इवैल्यूएट द इंटीग्रल, सो दिस इज डबल इंटीग्रेशन वेयर आर इज द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक तो तरीका वही है कि भाई हम अगर हम चेंज करने के लिए नहीं बोला है, तो हमारी चॉइस है कि हम डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करते हैं, आपका रीजन क्या है, ये सर्कल है, ये वाला सर्कल है ना, तो आप वही इस सर्कल में देख लीजिए कि y की वैल्यू, तो मिन अगर हम x के रिस्पेक्ट में करें तो आपकी स्टेप ये बनेगी, तो मिनिमम, क्योंकि फुल सर्कल है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ से, यानी नेगेटिव नेगेटिव स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से y की वैल्यू, मींस इन्होंने ये वाली स्टेप ली है y एक्सिस के पैरेलल। तो ये हो गया, ये हो गया, और ये सर्कल बना। तो क्योंकि फुल सर्कल है तो ने y के पैरेलल पहले किया है, y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन किया है, तो ये y की लोअर लिमिट क्या होगी, यहाँ से मिलेगी। तो वो ये पूरा तो लेयर सर्कल है, और ऊपर अपर लिमिट भी इस सर्कल से मिलेगी, लेकिन यहाँ पर वह y की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो इस इक्वेशन से आप y के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक नीचे नेगेटिव होगा, ऊपर प्लस होगा, सो नेगेटिव टू प्लस। और इस पूरे रीजन में x कितना वेरी कर रहा है, माइनस ए से प्लस ए, ये मिनिमम वैल्यू है ए एक्स की, और ये मैक्सिमम वैल्यू है माइनस ए टू प्लस ए। क्लियर, तो एक तरीका ये है, या फिर आप रिवर्स कर लीजिए, आप x के पैरेलल पहले इवेल्युएट कर लीजिए, तो y की लिमिट कांस्टेंट हो जाएंगे। वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर हम इसे चेंज ऑफ वेरिएबल से यूज करते हैं, तो सपोज हम पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो पोलर फॉर्म में x की वैल्यू क्या होती है, आर कॉस थीटा, y की वैल्यू, सो हमारा पर्पस क्या है चेंज ऑफ वेरिएबल्स का, टू मेक द इंटीग्रेशन इजी, मतलब उसका इवेल्युएशन इजी हो जाए। तो कई बार क्या होता है कि ये इक्वेशन इतनी टफ फॉर्म, फंक्शन टफ होता है, तो हम इसका अगर वेरिएबल चेंज कर देते हैं, पोलर फॉर्म या स्फेरिकल या सिलेंडर कोऑर्डिनेट में चेंज कर देते हैं, तो हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाता है, बस यही पर्पस है, आंसर चेंज नहीं होगा। तो हम इस इक्वेशन को हम पोलर फॉर्म से भी चेक कर रहे हैं, तो पोलर फॉर्म में x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और जैकोबियन आपको पता है क्या होता है पोलर फॉर्म में r। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है ये वाला, तो dx dy किस में चला जाएगा, r
डी आर डी थीटा में। फंक्शन क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस आर स्क्वायर कॉमन होके कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यानी केवल क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब लिमिट्स देख लीजिए, तो सर्कल में आप लिमिट्स देख लीजिए आर और थीटा की। पूरा सर्कल है तो आर तो 0 से लेकर इस पॉइंट तक जा रहा है, क्लियर। आर कहां तक जा रहा है, इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या है, ए, क्योंकि रेडियस क्या है, ये रेडियस है ना, ये सर्कल यहाँ पर भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ओरिजिन से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या है, आर, यानी ए, तो यानी ए तक वेरी कर रहा है इस सर्कल में, क्लियर। तो आर की वैल्यू तो हो गई 0 से ए, और थीटा सर्कल में कितना होता है, पूरा सर्कल है क्योंकि, तो थीटा क्या है आपका, इनिशियल लाइन से ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जाते हुए, पूरा सर्कल है इसलिए पूरा मूव होगा, तो यानी 0 से 2 पाई हो जाएगा, तो एंगल 0 से 2 पाई, क्लियर। क्योंकि अब ये कांस्टेंट लिमिट है तो आप किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हो। पहले हमने थीटा की रख दी है 0 से 2 पाई, फिर आर की रखी है 0 से ए। आप रिवर्स भी कर सकते हो, मींस पहले आर की रिस्पेक्ट में कर दीजिए तो 0 टू ए पहले आ जाएगा और 0 से 2 पाई थीटा बाद में आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट लिमिट्स हैं दोनों की। अगर वेरिएबल होती तो वेरिएबल वाले को हम पहले प्रेफर करना है। सो इन्होंने पहले थीटा के रिस्पेक्ट में किया तो थीटा की लिमिट्स हो गई 0 से 2 पाई, तो अप्लाई किया 2 पाई आ गया। फिर इस फंक्शन को हमने आर के रिस्पेक्ट में कर दिया तो आर के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हुआ, लिमिट्स अप्लाई की, ये आपका आंसर आ गया पाई ए टू द पावर 4/2। इसमें भी देखिए इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन खुद ही दी है, इधर हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, चेंज ऑफ वेरिएबल्स किया था, यहाँ पर भी हमें चेंज ऑफ वेरिएबल्स करना है, बट अब हमें यू और वी में चेंज करना है। तो ये हमारा फंक्शन है ओरिजिनली एक्स वाई में, रीजन जो है वो एक पैरेललोग्राम है इन द एक्स वाई प्लेन विद द वर्टाइसेस दिस, यानी ये वाला रीजन है। अब हमें क्या करना है, इस रीजन को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके इस एक्स वाई को यू वी में कन्वर्ट करना है और फिर इंटीग्रेट करना है। तो मैंने आपको बोला कि पहले तो आपको dx dy को चेंज करना है, तो dx dy की वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जैकोबियन du dv, तो जैकोबियन निकालना है। तो जैकोबियन क्या होगा, क्योंकि एक्स वाई को u में चेंज करना है, तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू uv इज इक्वल टू del x ओवर del u, del x ओवर del v, del y ओवर del u, del y ओवर del v। इन्होंने ये ऑर्डर चेंज किया, del x ओवर del v यहाँ आना चाहिए, del y ओवर del u यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब हमें x और y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u एंड v, तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो हमें जो रिलेशन दिए हैं u इज इक्वल टू x प्लस वाई और v इज इक्वल टू x माइनस 2y, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे फॉर x एंड y तो हमें ये रिलेशन मिलेंगे, x की वैल्यू मिलेगी ये और y की वैल्यू मिलेगी ये हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जैकोबियन में इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। तो del x ओवर del u यहाँ से मिल जाएगा, del x ओवर del v, चारों वैल्यूज हमें यहाँ मिलकर सॉल्व करेंगे तो -1/3, तो -1/3 किस में चला जाएगा, +1/3 में, क्योंकि हमें मोड वैल्यू यूज करना है। सो 1/3 du dv। नेक्स्ट अब फंक्शन देख लेते हैं, तो फंक्शन क्या था, x प्लस वाई का स्क्वायर, इसको भी u v में कन्वर्ट करना है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है u, तो ये क्या बन जाएगा u स्क्वायर। सो u स्क्वायर जैकोबियन। अब u और v की लिमिट चेक कर लीजिए, तो लिमिट चेक करने के लिए हमें क्या करना है, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन दिया है, इसमें हम ये वाले पॉइंट्स रख देते हैं। तो जैसे ही 1 0 रखोगे इसमें, सो 1 0 रखा तो u की वैल्यू क्या मिली 1 और v की वैल्यू क्या मिली 1, सो 1 1 एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट 3 1 रखोगे तो हमें u और v की वैल्यू मिलेंगी 4 1, तो ये पहले दूसरा पॉइंट हो गया। 2 2 रखोगे तो हमें तीसरा पॉइंट 2 2 पर मिलेगा 4 और -2, तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, और 0 1 पर हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा। तो हमारा नया रीजन u v ये हो गया, क्लियर। तो अब इस पर देख लीजिए, आप इसमें u और v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो क्योंकि रेक्टेंगल है इसलिए कांस्टेंट लिमिट मिलेंगे। देखिए आप अगर ये स्ट्रिप बनाएंगे तो v की वैल्यू -2 से 1 तक और u की वैल्यू 1 से 4 तक जाएगी। ऐसे ही अगर रिवर्स करेंगे तो स्ट्रिप ऐसे बनाएंगे तो u की वैल्यू मिनिमम 1 है, मैक्सिमम 4 है, और v की वैल्यू -2 से 1, तो किसी भी ऑर्डर में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये u और v की लिमिट्स हो गई, इंटीग्रेट कीजिए आंसर मिल जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, देखिए हमें ट्रांसफॉर्मेशन दी है, u और v की वैल्यू दी है, x और y के लिमिट्स दिए हैं, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है आपको। इसमें बीटा गामा फंक्शन यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने जब भी बोला था कि आपको 0 से π/2 साइन टू द पावर समथिंग कॉस टू द पावर समथिंग अगर मिलेगा तो हमें बीटा गामा से सॉल्व करना ईजी होता है। नेक्स्ट 0 से इनफाइनाइट टू द पावर -x² + y² dx dy बाय चेंजिंग इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, तो हमें इसे पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम रीजन देख लेते हैं। तो ये xy प्लेन हो गया,
x की वैल्यू भी 0 से इनफाइनाइट है, y की वैल्यू भी 0 से इनफाइनाइट है, तो रीजन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया पूरा ये वाला। अब इसमें देख ही लेते हैं कि आर थीटा की वैल्यू क्या है। तो आर थीटा के लिए पहले तो हमें पता है कि dx dy किस में कन्वर्ट होते हैं पोलर फॉर्म में, r dr d थीटा में, जैकोबियन से। और बाकी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो पोलर फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, इसलिए आर स्क्वायर हो गया। अब लिमिट्स देख लेते हैं आर और थीटा के। तो ये रीजन है क्योंकि, तो इसमें देख लेते हैं मिनिमम वैल्यू आर की क्या है, आर 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जा रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट रीजन है तो आर की वैल्यू भी इनफाइनाइट तक जाएगी। तो आर की लिमिट्स होगी 0 से इनफाइनाइट। थीटा अगर इस एंगल में देखें तो थीटा इनिशियल लाइन से इस लाइन तक जा रहा है, तो 0 से कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। सो 0 से कहां गया, 0 से पाई बाय 2। बस पहले आप आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर? तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ सेकंड पार्ट भी है, एंड शो दैट दिस इंटीग्रेशन इज स्क्वायर रूट पाई बाय 2। तो क्योंकि इंटीग्रेशन जो गिवन इंटीग्रेशन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x अलग टर्म है, y अलग टर्म है, तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर dy, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कोई x और y इम्प्लीसिट नहीं है, ये टोटली x का फंक्शन है, टोटली y का फंक्शन है, तो ये y की लिमिट्स हो गई, ये x की लिमिट हो गई। अब क्योंकि ये डिफाइनेट इंटीग्रल है, तो चाहे हम e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx करें या e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर dy बने, दोनों की लिमिट्स अगर सेम है तो आंसर भी सेम आएगा दोनों इंटीग्रेशन के, इसलिए हमने 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस स्क्वायर dx होल स्क्वायर लिख दिया। और क्योंकि इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर चुके हैं यूजिंग पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म से इसका आंसर क्या है, पाई बाय 4। तो इस इंटीग्रेशन का भी वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 4। तो इसका स्क्वायर क्या है, अगर पाई बाय 4 है तो इसका स्क्वायर रूट जब हम ले लेंगे तो क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट पाई बाय 2। ऐसे इसमें भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो पोलर फॉर्म में आपको पता है कि x की वैल्यू जो है r cos थीटा, y की वैल्यू r sin थीटा, ठीक है। और अच्छा देखिए, इसमें पोलर फॉर्म में चेंज करना है, बट हमें रीजन दिया है, तो उस रीजन में हम पोलर कोऑर्डिनेट देख लेते हैं। तो ये पहली लिमिट किसके टर्म्स में, y की टर्म्स में, यानी x की लिमिट होंगी। तो x की लिमिट है तो x इज इक्वल टू वाई, यानी ये लाइन, 2x इज इक्वल टू a, तो यानी ये वाली लाइन, यानी रीजन हमारे पास ये है। क्लियर? ये वाला रीजन। और y की लिमिट्स हैं 0 टू a, यानी 0 y इक्वल टू सॉरी 0 टू a, यानी ये वाला। तो यानी ये हमारा ट्राइंगल रीजन है, ये वाला, ये रीजन बनेगा। अब इसको हमें क्या करना है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में इस रीजन में देख लेते हैं, देखिए r की मिनिमम वैल्यू तो 0 है, मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, यहां तक, इस लाइन तक। तो इस लाइन पर x की वैल्यू क्या है, a। तो x की वैल्यू अगर a है तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा से, अगर x a है तो ये कॉस थीटा सॉरी r की वैल्यू क्या मिलेगी, a बाय कॉस थीटा, यानी a बाय कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू कॉसेक थीटा। तो वही हमने लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा है ये क्या है, आर की, देखिए हमें इस रीजन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जाना है, आर की वैल्यू मैक्सिमम यहां तक आ रही है, इस लाइन तक, और इस लाइन पर क्या है, एक्स की वैल्यू ए है। तो x की वैल्यू अगर a है और पोलर फॉर्म में हमें पता है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, तो x की जगह आपने a रखा, तो r की वैल्यू मिली a बाय कॉस थीटा। सो 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो यानी a सेक थीटा, ये लाइन क्या होगी, r इज इक्वल टू a सेक थीटा। तो r की लिमिट्स हो गई 0 से a सेक थीटा और पाई बाय, और आप थीटा देख लेते हैं। तो थीटा एंगल जो है हमें यहां से देखिए 0 से तो स्टार्ट होगा, क्योंकि इनिशियल लाइन पर 0 होता है, फिर हमें एंगल क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज उस लाइन तक जाना है, बाउंड्री तक। तो बाउंड्री यानी ये वाली बाउंड्री है, इसमें इसके आगे तो नहीं जाना है। तो ये लाइन क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स की है, तो y इज इक्वल टू एक्स, यानी ये हमें दोनों इक्वल, दोनों का एंगल क्या बनेगा, 45 बनेगा। यहां तक अगर जाते हैं तो 90 डिग्री बनता है, पाई बाय 2। लेकिन y इज इक्वल टू एक्स लाइन तक अगर हम एंगल चेक करें, यानी इसके जस्ट 50% का, तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 हो जाएगा ये एंगल। क्लियर? तो वही हमने किया है। सो थीटा की लिमिट होगी 0 से पाई बाय 4, बस आपको इंटीग्रेट करना है। तो अब आप एक्स स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया। तो पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में। पहले आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, आर।
फिर हम लिमिट अप्लाई कीजिए, टोटल फंक्शन थीटा में आ गया, थीटा के रिस्पेक्टिव इंटीग्रेट कीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। देखिए इसमें भी वही है, देखिए तो अब यहाँ लिमिट्स जो है, देखिए ये x के टर्म्स में लिमिट है, यानी पहले तो हमें इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रीजन देख लेते हैं। y की वैल्यू 0 से इस इक्वेशन तक है, सो y इज इक्वल टू 0 टू दिस। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, दिस y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या बनेगा, y स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x 0 हो गया। तो यानी एक सर्कल है, ये सर्कल को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर? अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 करिए, माइनस 1 करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तो हो गया x माइनस 1 का स्क्वायर, और वाई स्क्वायर और माइनस 1 था जो राइट हैंड साइड में जाके प्लस 1 हो जाएगा। तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है और सेंटर क्या है 1 0, तो यानी ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर्कल मीन्स ये वाला सर्कल, इसका रेडियस 1 हो गया और सेंटर क्या है, ये 1 0, ये वाला पॉइंट। क्लियर? तो 1 0, तो हमें ये सर्कल दिया है y इज इक्वल टू 0, यानी इस लाइन से ऊपर, दिस इज y इज इक्वल टू 0, तो इस लाइन से ऊपर वाला सर्कल है, वो वाला पार्ट हमें लेना है। क्लियर? ये वाला पार्ट, दिस इज y इज इक्वल टू 0, बाकी सर्कल का अपर सर्कमफेरेंस ये आ गया, और x की वैल्यू है 0 से 2, तो x की वैल्यू 0 टू x इज इक्वल टू 2, यही होगा, क्योंकि रेडियस क्या है 1 है, तो 0 से 1 यहाँ हो गया, 1 से 2 यहाँ होगा, तो ये वाली लाइन हो गई। तो हमारा जो रीजन हुआ वो केवल ये हुआ, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट में अब हम पोलर फॉर्म चेक कर लेते हैं। तो पोलर फॉर्म में आर की वैल्यू मिनिमम तो 0 है, मैक्सिमम कहां तक जाएगी, इस सर्कल तक। उस सर्कल में अगर हम सॉल्व करेंगे तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जो हमने अभी लिखा था। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए ये सर्कल है, तो इसमें आप एक्स और वाई की वैल्यू रख दीजिए। तो एक्स और वाई के आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2r कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो आर स्क्वायर माइनस 2r कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू 0 से 2 कॉस थीटा, तो आपकी आर की वैल्यू क्या मिलेगी 2 कॉस थीटा। आप उससे भी निकाल सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी ये सर्कल नहीं है, सर्कल है एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें आर एक्स और वाई की वैल्यू रखे, यानी यही इक्वेशन मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू 0 या 2 कॉस थीटा। तो ये वाला जो सर्कल की सर्कमफेरेंस है, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 2 कॉस थीटा। तो आर की लिमिट हो गई 0 से 2 कॉस थीटा। और अगर इस सर्कल में हमने पाई देखें तो पाई कितना जा रहा है, ये 0 से लेकर पूरा इस लाइन तक वाई एक्सिस तक जा रहा है, यानी पाई बाय 2 तक जा रहा है। सो 0 से पाई बाय 2 और 0 से 2 कॉस थीटा आर की लिमिट। तो पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो एक ही बाकी सारे क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए by changing the polar coordinates। इसमें भी वही करना है, इसमें भी वही करना है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। इसमें भी एक सर्कल दिया है, 2 सर्कल दिए हैं एक्चुअली। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये x के टर्म्स में लिमिट है, यानी ये y की लिमिट है। तो लोअर वाला जो है वो है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ax माइनस एक्स स्क्वायर, और अपर वाला सर्कल है, मतलब अपर लिमिट है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इन दोनों को, जब इस पहली वाली को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस ए बाई 2 स्क्वायर वाई माइनस 0 स्क्वायर ए बाई 2 स्क्वायर, यानी ये एक सर्कल होगा जिसकी सेंटर होगा a बाई 2 0 और रेडियस है a बाई 2, तो वो ये वाला सर्कल है। और दूसरा जो अपर लिमिट है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कौन सा सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी वो ये वाला सर्कल हो गया पूरा। अब और x की लिमिट्स है 0 से a, तो x की लिमिट है 0 से a, यानी यहाँ तक। तो आपने पूरे सर्कल, दो सर्कल थे, यानी पूरा फिगर ये बन रहा था, एक तो ये बन रहा था और दूसरा ये वाला बन रहा था। तो क्योंकि x इज इक्वल टू 0, यानी दिस लाइन टू 1 आपने इंटरसेक्ट कर दिया, और y इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा था, तो y इज इक्वल टू 0 से ऊपर वाला, यानी जो रीजन बना वो ये बना, ये वाला, ये वाला। ठीक है, y की मतलब इस वाले सर्कल से इस वाले सर्कल तक
तो ये वाला सर्कल से इस वाले सर्कल तक, तो यानी ये वाला बना, और x इक्वल टू 0 से 1 से लेकर बाकी पार्ट डिलीट हो गया, तो यानी केवल ये वाला पार्ट बचा। अब इस पार्ट में देख लेते हैं r और थीटा की लिमिट्स। तो r देखिए r कहाँ से जाएगा, इस पूरे लोअर लिमिट आपकी इस सर्कल से मिलेगी और अपर लिमिट इस सर्कल से मिलेगी। तो इस सर्कल पर r की वैल्यू क्या है, इस सर्कल पर r की वैल्यू क्या है, वो r की लिमिट्स हो जाएंगे। और थीटा अगर देखा जाए तो पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, यानी मिनिमम इनिशियल लाइन से, यहाँ पर इनिशियल लाइन से कितना वेरी कर रहा है, इस लाइन तक, यानी π/2 तक वेरी कर रहा है। तो थीटा की तो π/2 तक लिमिट होगी। और r की वैल्यू हम देखते हैं पहले सर्कल पर कितना है, दूसरे सर्कल पर कितना है। तो पहला सर्कल है ये वाला, इसमें हम r और cos थीटा x और y की वैल्यू रख देते हैं पोलर फॉर्म से। तो r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें r की वैल्यू 0 से a cos थीटा मिल रही है। यानी नीचे वाले सर्कल में r 0 से लेकर a cos थीटा तक वेरी कर रहा है। तो यानी अपर लिमिट क्या हुई, a cos थीटा, जो हमारी लोअर लिमिट है। r हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी कर रहा है, हमें इन दोनों के बीच का ही रीजन तो लेना है। तो लोअर लिमिट इस सर्कल से मिलेगी, अपर लिमिट इस सर्कल से मिलेगी। तो लोअर लिमिट सर्कल पर लिमिट है a cos थीटा। अब ऊपर वाले पर देख लेते हैं। तो ऊपर वाला सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए स्क्वायर, यानी आर 0 से लेकर ए तक जाएगा। तो यहाँ पर आर क्या हो गया, ए हो गया। सो आर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा टू ए एंड थीटा 0 से π/2। आप पहले और फिर फंक्शन को भी चेंज करिए, एक्स और वाई को भी आर थीटा में चेंज किया, ये वैल्यू रखी, ये फंक्शन आ गया। पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में कीजिए। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। इसमें भी दो सर्कल दिए हैं, एक्स वाई पे दो सर्कल हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 9। तो एक की रेडियस 2 है, दूसरे सर्कल की क्या है, 9 है। तो इन दोनों के बीच वाला पार्ट है, तो यानी आर हमारा जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएगा। तो इस पर आर की वैल्यू 2 है और इस पर आर की वैल्यू 3 है। सो 2 2 3 आर की लिमिट्स हो जाएंगे। और थीटा क्योंकि पूरा सर्कल है, पूरा राउंड ले रहे हैं, इसलिए 0 से 2π तक जाएगा। तो थीटा हो गया 0 से 2π। dx dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, r dr d थीटा। और इस फंक्शन को हमने चेंज कर दिया, स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, यानी स्क्वायर केवल क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो जब भी वेरिएबल चेंज करेंगे पहले तो इनको चेंज करेंगे, इनका जैकोबियन से क्या मैथड वैल्यू आ रही है। इस केस में भी हमने वही किया था। dy dx की वैल्यू क्या आती है, r dr t थीटा। बाकी नीचे बाकी जो फंक्शन है उसमें हम x और y को चेंज कर देते हैं, r cos थीटा और r sin थीटा से। इवेल्युएट द इंटीग्रल ओवर द हेमीस्फीयर। तो देखिए इसमें हेमीस्फीयर है, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास क्या है, ये लिमिट्स है, z इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू दिस। तो z की लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 से लेकर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर y की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 से लेकर स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और x की लिमिट हो जाएंगे 0 से a। तो या तो आप उस तरीके से करिए, या फिर अगर हमें इसमें सपोज इसमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का यूज किया है, क्योंकि हेमीस्फीयर है, तो मैंने आपको बताया था ये तो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक्स आर साइन फाई कॉस थीटा, बाय आर साइन फाई साइन थीटा, जेड आर कॉस फाई, और थीटा की लिमिट होती है 0 से 2π। और क्योंकि हेमीस्फीयर है इसलिए फाई की लिमिट होती है 0 से π/2। तो बस आप उससे भी कर सकते हो। तो क्योंकि ये पूरा स्फेयर है तो 0 से आर की लिमिट्स क्या हो जाएंगे, 0 से ये फाई की लिमिट हो गई, ये थीटा की लिमिट हो गई। कांस्टेंट लिमिट है, किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर सकते हो। तो आप पहले आर के रिस्पेक्ट में करिए, फिर फाई के रिस्पेक्ट में, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में। So this was about the triple integration and the change of variables in integration. So in the coming lecture, we will discuss about how to find out volume of any solid.